Morning to all of you. Once again, welcome back to the lesson. Lesson number 9 of 9th standard, fundamental rights, fundamental duties, and directive principles of the state policy. In the last session, we studied that what are the different type of the sections. Especially, I'll just go through that one. Principles which are specially related to the different type of the policies in the directive principles. In the last period, we studied about the principles related to economical policy. Then we studied even principles related to the social policy. And now, the most important is the principles related to the international and political policies. Let us study it. First of all, the principles which are related to the international and political policies. According to this, what we must know is Panchayati Raj should be established by the state. कंट्री में पंचायती प्रकार का जो राज होता है मतलब एक सिस्टम फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, फ्रॉम ग्राम पंचायत टू द highest parliament. What kind of rules and regulations must be followed and how that Panchayati Raj must be established in our country. Now, according to that particular establishment, what happens? For which proper leadership, ऑफिसर्स एंड फाइनेंशियल एड, इसके लिए प्रॉपर लीडरशिप का होना जरूरी है, ऑफिसर्स का होना जरूरी है और प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट एड जो दिया जाता है शुड बी प्रोवाइडेड टू कंडक्ट द वर्क इन फ्री वे, और इसको इस तरह से प्रोवाइड करें सो दैट द एवरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैन वर्क इन अ वेरी फ्री वे, वो कम से कम फ्रीडम में अपना काम कर सके, फ्री मैनर में वो अपने अपने पर्टिकुलर एरियाज को डेवलप कर सके. दे कैन बी एबल टू डेवलप देयर ओन एरियाज इन अ फ्री मैनर. देन सेकंड पॉइंट इज द स्टेट शुड सेपरेट इट्स सर्विसेज फ्रॉम कॉर्पोरेट माइंडेडनेस. कंट्री को एक चीज का बहुत ख्याल रखना है, खास करके किसको निकाल कर फेंक देना चाहिए सर्विसेज में से या सेपरेट करना चाहिए. द स्टेट शुड सेपरेट इट्स सर्विसेज, स्टेट को खास करके उन सर्विसेज को अलग कर देना चाहिए जो आमतौर पे कॉर्पोरेटेड माइंडेडनेस वाले लोग होते हैं. पैसा कमाना है, काम उल्टा पुल्टा करके पैसा जमा करना है, एंड इट शुड बी इन लिबर्टी, और ये इस तरह से लिबरल मैनर में होना चाहिए या इस तरह से फ्री मैनर में होना चाहिए सो दैट द जजेस कैन बी इम्पार्शियल. जैसे कि सर्विस में मान लो जज अगर पैसे खाकर काम करता है तो क्या हो जाएगा, वो पार्शलिटी करेगा. तो वो फ्रीडम जजेस को मिलनी चाहिए कोई न्याय देने का या कोई डिसीजन लेने का, ऑर्डर्स निकालने का. तो इट कैन बी इम्पार्शियल, फियरलेस होगा, डर नहीं होगा, एंड करेजियस, धाड़सी हो जाएगा, बहुत इस हिम्मत के साथ वो अपने जजमेंट्स रेंडर कर पाएगा. रेंडरिंग टू प्रोवाइड द जजमेंट्स. आई जस्ट रिपीट द होल पॉइंट. स्टेट को सेपरेट सर्विसेज खास करके कॉर्पोरेट माइंडेडनेस से दूर रखना होगा. कोई पॉलिटिकली दबाव लाता है, कोई इधर उधर की पहचान बताता है, रुको मैं अभी फोन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब डायरेक्टली बंद करना चाहिए. एक ऐसा नियम बनाओ कि अगर जिसको फोन किया तो उसको ही उसकी सर्विस से उड़ा दो कि मेरी ये पहचान है, वो पहचान है. उस व्यक्ति की पहचान देते ही उस पहचान वाले को ही निकाल दो सर्विस से, मतलब वो किसी को कोई फोन नहीं करेगा. ये इंपॉर्टेंट है. और इससे जो जजेस हैं वो इम्पार्शियल, फियरलेस और करेजियस बन पाएंगे, तो वो सही ढंग का जजमेंट दे पाएंगे. द स्टेट शुड मेक अटेम्प्ट्स टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस. स्टेट का काम है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर पीस मेंटेन करे और कुछ ऐसे प्रयास कर. अटेम्प्ट्स मींस प्रयास करना, ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी को मेंटेन करें और साथ में to establish the fair relation between the nations, a good relationship between the different nations, and to increase the respect of international law. और इससे इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ने बनाए हुए जो नियम है इनको हम आदर से मान सम्मान के साथ देख सकें, इनका पालन पोषण करें. वी कैन बी एबल टू रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो. नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम नियम ही नहीं पालेंगे तो एक दूसरे कंट्री के साथ हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे.
So these are the important features which are very important at the international and political best policies level. Coming to the last few points, principles related to education and cultural policies. एजुकेशन में क्या क्या प्रिंसिपल्स बनाए गए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए गए, कल्चरल पॉलिसीज कौन कौन सी है, ये चेक करना भी बहुत जरूरी है. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन. फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, जो बच्चे those who are belonging to the age group between 6 to 14 years, 6 से 14 साल के उम्र के जो बच्चे हैं, they must get compulsorily free education in the government institution, and it is clearly mentioned in the constitution also. और ये constitution में भी mention किया गया है. And it was the fundamental right to education also. और सबसे important, ये हमारा fundamental अधिकार भी है. राइट टू एजुकेशन का, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का भी इसमें समावेश किया गया है कि किन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में कौन सी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाना चाहिए. द नेक्स्ट, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द स्टेट हेरिटेज. कंट्री का जो हेरिटेज है, अलग अलग जो पूर्वजों ने बनाई हुई जो चीजें हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल प्लेस है, फोर्ट है, मॉन्यूमेंट्स है, स्टैच्यूज है, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. देन आर्टिफैक्ट्स, कलाकारी से बनी हुई चीजें. देन मॉन्यूमेंट्स, मैंने अभी जस्ट बताया. कल्चरल प्लेसेस, धार्मिक जगह हो सकती है या सांस्कृतिक जगह हो सकती है, इनका प्रोटेक्शन करना हमारा काम है. या फिर कोई कला है, आर्ट है. आर्टिफैक्ट्स और आर्ट में बहुत फर्क है. आर्टिफैक्ट्स हाथ से बनाई गई कलाकारी से, वो जो चीजें होती है वो जैसे बुनी जाने वाली या डिजाइन की हुई है. और आर्ट पेंटिंग हो सकती है या प्रकार का कोई कार्विंग हो सकता है, या फिर कोई बिल्डिंग्स जो है, ये जो पुराने जमाने में बनाई गई थी 100, 200, 500, 1000 या न जाने कितने साल पहले, इनको बरकरार रखने के लिए इनको रेनोवेट करते रहना जरूरी है. और इनका प्रोटेक्शन हमारे लिए हिस्टोरिकल टाइप का हेरिटेज बन जाता है. द स्टेट शुड प्रोटेक्ट दिस कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस फ्रॉम डिस्टॉर्शन. बड़े दुख की बात है, ये बताना पड़ रहा है कि हम अपने ही कंट्री में, अपने ही कंट्री के जो इंपॉर्टेंट हेरिटेजेस हैं, किसी जगह पर आपको थूका हुआ मिलेगा, किसी जगह पर कुछ कचरा डाला हुआ मिलेगा. इनको अगर हम ध्यान देकर नहीं अभी से संभालेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारे कंट्री में कुछ भी देखने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि गंदगी भरा कंट्री समझकर उसको अवॉइड किया जाएगा. तो इनका जो नुकसान होता है, डिस्टॉर्शन होता है, गिरावट होती है इनकी, जो धीरे धीरे करके खराब होते जाते हैं, तो ये डिस्टॉर्शन होने से बचाना है. यहाँ तक कि मूर्तियां चुराई जाती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप के ज्वेलरीज चुराई जाती है, और ये जो रॉबरी होती है या ये जो चोरी होती है, इसको बहुत सख्ती से ध्यान देकर देखा जाना चाहिए. देन नेक्स्ट इज transitioning, means making the modification, means moving from one to another place. ट्रांजिट करना, इसको ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह जब लेकर जाते हैं तो क्या वो सही ढंग से वहां पर लेकर गए, उसको वापस वहां पर अच्छे से रखा गया. देन डिस्पोजल, अगर कोई चीज का डिस्पोजल कर रहे हो तो वो सही ढंग से होना चाहिए. किसी गटर के या किसी नदी के अंदर फेंक कर बस बात खत्म हो गई, मिट गया, ऐसा नहीं होता है. उसका डिस्पोजल भी सही ढंग से होना चाहिए. एंड deterioration means trying to completely damage something, या deterioration अगर कुछ गिरावट करनी है, मानो कि वो गिर सकती है, पुराना मॉन्यूमेंट है, गिरने के कतार पर है, तो उसको सही ढंग से डिटोरिएट करना चाहिए और सही ढंग से उसके अंदर की इंपॉर्टेंट चीजें निकाल कर रखे हो, या तो फिर बिना काम का है तो उसको सही जगह पर दफनाया जाना चाहिए, या सही जगह पर उसका कुछ ना कुछ सही ढंग से एप्रोप्रिएट टाइप का सोल्यूशन निकालना चाहिए. The state should have the aim of preserving the cultural and historical legacies. बहुत जरूरी है. कंट्री का जो एम है, क्या होना चाहिए? प्रिजर्व करना, कल्चर को बचा के रखना, उस पर्टिकुलर संस्कृति को बचा के रखना जो हमें पूर्वजों से मिली है. और हिस्टोरिकल जो लेगेसीज है, हिस्टोरिकल जो महान लोगों ने जो काम किया है,
महान लोगों ने जो चीजें बनाई है, इनको पूरी तरह से प्रिजर्व करना कंट्री का काम है। कंट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो वो उसकी देखभाल करें, उसकी सुरक्षा करें, उन पर ध्यान रखें। अदरवाइज टूरिज्म का जो ये जो हमारे अंदर भूत सवार है, ये निकल जाएगा। विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम टूरिज्म का बहुत बड़ा झटका कंट्री को लग सकता है। इन द फिफ्थ नंबर पॉइंट, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिसीज। हेल्थ पॉलिसीज को लेकर जो प्रिंसिपल्स बनाए गए, जो नियम बनाए गए, इन पर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, पब्लिक वेलनेस। सबसे पहले पब्लिक का ख्याल, जैसे कि मच्छर गिर जाते हैं तो स्प्रे करना या पाउडरिंग करना, या फिर सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना, और उसकी हाइजीन, उसकी सेहत का, गंदगी से वो दूर रहे, हाइजीनिक रहे, अनहाइजीन ना बन जाए। दिस शुड बी प्रोवाइडेड अलोंग विथ प्रोविजन, और ये नियम के अनुसार प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर बेटर न्यूट्रिशन, ओके, फॉर बेटर फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एमिनिटीज फॉर द पीपल बाय द स्टेट। और हेल्थ के लिए फैसिलिटीज, एमिनिटीज, अलग अलग सुविधाएं पैदा करनी चाहिए फॉर द पीपल बाय द स्टेट, और ये सब कंट्री के लोगों के लिए होना चाहिए। कंट्री के लोग मतलब हर एक जन आ जाता है उसमें, फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू ऑल द लोअर लेवल पीपल, जो हायर अथॉरिटीज है से लेकर लोअर अथॉरिटीज तक, या फिर कॉमन मैन का भी इसमें समाना चाहिए और समाया जाता है। प्रोहिबिशन ऑन हार्मफुल ड्रग्स। मॉडर्न एरा है, बहुत जन को लगता है कि ये एक शौक है, शौक के अलावा फैशन है, और जो फैशन करने के झमेले में कुछ तो फोर्सफुली करवाया जाता है, आई अंडरस्टैंड इट, बट देयर शुड बी अ कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन। एक ऐसा कड़ा नियम बनाओ कि जिसमें हार्मफुल टाइप के जो ड्रग्स है, जो शरीर के लिए घातक हो सकते हैं, टॉक्सिकेंट है, इनको पूरी तरह से प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। जो एक्चुअली नियम के अनुसार प्रोहिबिशन तो लगा हुआ है, लेकिन आज भी उसका दुरुपयोग लोग करते हैं। हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेझिझक होकर पीते रहते हैं, पता है कि इससे शरीर में तकलीफ होगी, फिर भी हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम यूज करते हैं। एंड इवन द ड्रग्स, मेडिसिन, बहुत हाई लेवल की मेडिसिन भी होती है, शुड बी डन बाय द स्टेट। इनको पूरी तरह से, जो काम की नहीं है, जिसका भयंकर असर हो सकता है, कुछ ऐसी भी मेडिसिन है या कुछ ऐसी भी ड्रग्स है जिनका सेवन करके या जिनको खाकर या जिनको यूज करके पूरे शरीर को दुबला पतला या लूला लंगड़ा बना देता है, पूरी तरह से शरीर निकामा हो जाता है। इट्स यूजलेस टाइप ऑफ अ यस फिजिकल हेल्थ, और इसके लिए प्रोहिबिशंस जो है सख्त कर दिए जाने चाहिए। दिस शुड बी फर्दर बैंड एज इट विल क्रिएट हेल्थ हैजार्ड फॉर द पब्लिक। आज अगर इन चीजों पर रोक नहीं लगाई गई तो फ्यूचर में आगे फर्दर इनको अगर बैन नहीं किया गया, तो इसका जो परिणाम है कंट्री के लोगों पर, खास करके यंगस्टर्स जो है, आज की पीढ़ी जो है, इनको लगता है कि हम देखो अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो वो खाता है तो मैं भी खा के बता सकता हूँ, वो स्मोक कर रहा है तो मैं भी स्मोक करके बता सकता हूँ। तो ये जो इगोइस्टिक नेचर है आज का, ये वो समझ नहीं पा रहा है कि इनकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसको जल्दी मरना है। तो ये जो हेल्थ हजार्डनेस है, जो पब्लिक को मार गिराएगा, तो इससे कंट्री कमजोर पड़ जाएगा। कंट्री कमजोर पड़ेगा तो उसकी इकोनॉमी कमजोर पड़ेगी, इकोनॉमी कमजोर पड़ेगी तो पूरा नेशन किसी एक ऐसे वक्त से गुजरेगा कि जिसमें कोई भी कंट्री आकर हम पर हमला करके चला जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, और इसलिए हेल्थ इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हाइजीनिक होना, और इसलिए ये प्रिंसिपल्स हेल्थ की पॉलिसीज के बनाए गए हैं, बहुत जरूरी है। अदरवाइज हेल्थ हजार्डनेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएटेड फॉर द पब्लिक, और पब्लिक बेरहमी से मरती रहेगी, उसमें हम सब आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट, टू प्रिजर्व द एनवायरमेंट विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। जो एनवायरमेंट है, इसको आज के जो लेटेस्ट बदलाव किए गए, ये देखना बहुत जरूरी है। देयर बाय टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट, ताकि हम एनवायरमेंट को सुरक्षित रखें, फॉरेस्ट की केयर करें, और
कंट्री में उगने वाले पेड़ पौधे या वेजिटेशन जो है, जो फल उगाते हैं या तो फिर अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, शुड बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट। इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट ऑफ योर लेसन हियर, फोर्थ नंबर, hygienic environment should be maintained in the working areas of laborers। ये पहले भी जा चुका है। हेल्थ को लेकर बहुत सारी सुविधा होनी चाहिए। हाइजीन का खास करके एनवायरमेंट, हाइजीनिक एनवायरमेंट जो हम क्रिएट करते हैं, ये मेंटेन करना खास करके उस जगह पे where the laborers are working in such areas, the hygiene must be created, hygienic environment must be created, ताकि साफ सुथरा अगर एनवायरमेंट रहेगा तो लेबरर्स भी अपना सेहत का ख्याल रख पाएंगे। लेबरर्स हो या कोई भी सर्विस वाला हो, एनी ऑफिस हो, हमने तो अच्छे अच्छे पॉश ऑफिसेस में भी गंदगी देखी है। यहाँ तक कि ऑफिस के अलावा हमारी जो पब्लिक, जो गवर्नमेंट की बनी हुई जो इंस्टीट्यूशंस है या जो सर्विसेज सेंटर्स है, इनको अगर गंदा कोई बनाता है तो हम पब्लिक बनाते हैं। जैसे कि हम सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, वॉमिट हो रही है, ठीक है, एक किसी जगह पर जाकर वॉमिटिंग किया लेकिन उसको साफ करना भूल जाता है। यूरिन करने के लिए जाता है, पानी नहीं डालते। मेरा घर नहीं भाई, ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का नौकर आएगा। कौन कौन नौकर है गवर्नमेंट का? जो काम पे लगे वो, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती वो कि हम उसको स्प्लैश कर दें ताकि आने वाला दूसरा जो व्यक्ति है उसको गंदगी ना लगे? या बाहर से फॉरेन से जब कोई आता है तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में घुसने के बाद वो कभी विजिट करने के बारे में सोचता ही नहीं है। सो सच थिंग्स मस्ट बी मेंटेन्ड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ ड्यूटी ऑफ आवर नेशन। दे शुड हैव सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इनको सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ लेजर, जब आपके पास फ्री टाइम होता है तो उस वक्त सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट्स ऐसे लोगों को बताया जाना चाहिए। वापस बोलता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। कोई लेबर है, बीच में उसकी रिसेस होती है, वो खाना भी ना खाता है और सीधा ताश के पत्ते निकालकर खेलने के लिए बैठ जाता है, या फिर बाहर घूम के आता है, कुछ छोटे मोटे दुकान पर जाता है या स्टॉल पर जाता है, तो कोई भयंकर टाइप की जो हैबिट्स है उसकी, टोबैको और सिगार्स, ये स्मोक करके वो वापस आता है। तो उस दौरान जो है, वो जो पीरियड टाइम मिलता है आपको, तो टाइम ऑफ लेजर जो है, मतलब जो गैप है, जो रिसेस का पीरियड है, इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट पर्पस? इसका उपयोग सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर वीडियोस बताओ, इसके ऊपर कुछ नया तरीका यूज करो, या नया कोई मीटिंग अरेंज करो, या नया कोई ऐसा काम उसके ऊपर लाद दो कि वो सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट कर सके। कोई भी हो, सिर्फ लेबर नहीं, एनीबडी, एंड मस्ट बी कंपल्सरीली मेड। एंटरटेनमेंट प्रोविजन शुड बी देयर टू मेंटेन द मेंटल हेल्थ। बहुत जरूरी है। टीवी पर बहुत सारे एडवर्टाइज देखते हैं हम, टेलीविजन पर, अलग अलग टाइप के चैनल्स पर, लेकिन क्या हमने किसी पर्टिकुलर कारखाने में, किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट करवाने वाला कोई नियम देखा है कि जिससे किसी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को यस मेंटेन किया जा सके, मानसिक परिस्थिति को मेंटेन किया जा सके? ऐसे कुछ एंटरटेनिंग टाइप के मेथड्स यूज किए जाने चाहिए। एग्री? सो इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यस सोसाइटी। दिस प्रोविजन शुड बी केप्ट इन कंसर्न बाय द स्टेट। ये प्रोविजंस स्टेट को ध्यान में लेकर इनको लागू करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट टुडे, we'll end the lesson here. Thus these principles provide guidance to the state to take the lead towards establishment of equal, ये जो principles हैं, whatever principles are mentioned, they provide the guidance to the particular country, to the particular state to take the lead, ताकि वो lead कर सके, किस चीज की तरफ lead कर सके, किस चीज की तरफ बढ़ सके, towards the establishment of equal, ताकि वो एक equal, एक समान, just a very kind or very appropriate one, justiciable one which is very perfect one, and social order, और एक सोशल ऑर्डर तैयार करने के लिए उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है विदाउट एनी एक्सप्लॉइटेशन। लेकिन किसी पर दबाव लाकर ये नहीं करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, या किसी पर इस अन्याय नहीं करना है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनविसेज फ्यूचर सोसाइटी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आने वाली फ्यूचर सोसाइटी को एनविसेज करेगा, तैयार कर रहा है। आज अगर हम पेड़ नहीं बचाएंगे तो कल को वो
कभी फल की आशा नहीं करेगा। पेड़ को ही हमने आज काट दिया तो फल कहाँ से उगेगा? फल तो दूर की बात है, लकड़ी भी नहीं मिलेगी उसको। सो आज का ये जो प्रिंसिपल है, जो अगर हम आज से लागू करें तो आने वाली पीढ़ी भी उसको एनविसेज करेगी, उसको बचा के रखेगी और उसको यस कंटिन्यू करेगी। These directive principles guide us to the directions that we should go. हमें दिशा बताते हैं वो कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, और and lead us to our destination. हमारा गोल, we can reach our destination very easily. कि किस तरफ आपको जाना है, कंट्री को किस तरफ लेके जाना है. Then the upliftment of the society. Some part of the society is lacking. किसी को सुविधा नहीं मिलती है, कुछ पिछड़ा हुआ या समाज का हिस्सा है, तो इसको भी ऊपर लाना, रेस करना जरूरी है. एंड प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी टेकन केयर बाय द स्टेट. और प्रोटेक्शन भी करना ये स्टेट का काम है. फंडामेंटल राइट्स लिमिट द स्टेट लीडरशिप. ध्यान देना, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, अधिकार हैं हमारे, फंडामेंटल जन्म सिद्ध अधिकार जो हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये पता है कैसे? दे लिमिट द स्टेट लीडरशिप. ये स्टेट के, कंट्री के लीडरशिप को इस लिमिट में रखता है, कंट्रोल में रखता है कि इतना ही नियम है तो इतना ही मिलेगा, इस नियम के अनुसार यही होगा. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है, जो भले ही लिखे नहीं है, सिर्फ मेंशन किए गए, जो नियम नहीं है एक्चुअली, सिर्फ मेंशन किए गए हैं, दे एक्सटेंड द स्टेट लीडरशिप. उल्टा हो रहा है सब. नियम बने हैं तो उसकी लिमिट है, और जो नियम नहीं बने हैं लेकिन हमारा यस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है, तो वो स्टेट के लीडरशिप को बढ़ावा देती है, एक्सटेंड है, ज्यादा बड़ी है. मतलब फंडामेंटल राइट्स छोटे बन के रह जाते हैं, स्टेट के लीडरशिप को कंट्रोल में रखते हैं. और उल्टा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे नहीं है, नियम के अनुसार होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कंट्री को बढ़ावा देते हैं, और वो बहुत जरूरी है. फंडामेंटल राइट्स मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी. फंडामेंटल राइट्स जो है डेमोक्रेसी को बचने दे रहा है, उसका अस्तित्व बनाए रखता है. वरना डेमोक्रेसी की तो धज्जियां उड़ जाएगी, वरना डेमोक्रेसी ही नहीं बचेगी कंट्री में, लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोगों के विचार रखने का कोई अधिकार किसी को नहीं मिलेगा. बल्कि देखो, फंडामेंटल राइट्स मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जिंदा रहनी चाहिए, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स काम करते हैं. बल्कि दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो सोसाइटी है, ओके, एंड फाइनेंस, ये जो दोनों फैक्टर्स है, अगेन आई रिपीट, while directive principles of society and finance imparts aims for interrelation of democracy. बहुत बड़ा काम करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल. सोसाइटी और फाइनेंस का जो मैटर है, जो इम्पार्ट करता है या जो प्रोवाइड करता है, तो वो इंटर रिलेशन मेंटेन करता है डेमोक्रेसी में. डेमोक्रेसी में आपको, लोकतंत्र में सबको एक समान अधिकार देने का काम वो दे देता है, या इनके बीच में रिश्ते जोड़ने का काम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करते हैं. लास्ट, देयर इज नो अपोजिशन बिटवीन देम. इनके बीच में कोई वाद विवाद नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है इनके बीच में. बोथ ऑफ देम कंप्लीट ईच अदर. सादी भाषा में ये दोनों मिलकर दोनों को, एक दूसरे को पूरा करते हैं. सादी भाषा में, इन सिंपल वर्ड्स, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी जो फंडामेंटल राइट्स के अनुसार जो हमें मिलती है, या जो कुछ मिलता है, फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की वजह से पूरे होते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स की वजह से पूरे होते हैं. दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं. दैट्स ऑल. ओके, दे बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट, इन सिंपल वर्ड्स, हस्बैंड एंड वाइफ और फादर एंड मदर आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. ब्रदर एंड सिस्टर आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर. इनमें से एक भी अगर पीछे हट गया तो जो दर्जा आपको मिल रहा है आज, तो वो नहीं मिलेगा. सिस्टर ने बोल दिया कि आज से तू मेरा भाई नहीं, मैं तू भाई नहीं बोलूंगी, तू भाई कहलाने लायक ही नहीं है, तू भाई के जैसा यस कभी बन नहीं पाया, सुरक्षा नहीं कर पाया, या फिर वो दे नहीं पाया जो एक बहन को मिलना चाहिए. तो सिस्टर भाई के बिना अधूरी है, और भाई बहन के बिना अधूरा है. एवरीथिंग इज, एक कॉइन है ना, कॉइन, हेड के बिना टेल नहीं होगा, टेल के बिना हेड नहीं होगा, तो दोनों मिलाकर ही एक कॉइन बनता है. That's what I am trying to say. I hope you have understood the point very correctly. Thank you. We'll continue
SS lesson in the next session. This lesson is completed here, and I hope you have understood it very properly. Clear? We'll continue in the next session with new lesson now. Thank you, and try to please complete your exercise, okay, at anyhow.